हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आप लोगों का स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। 2023 के तमाम प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके बीच। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त गंवाए, बिना समय गंवाए हम लोग पहले प्रश्न के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, प्रीति विल डैश हर न्यू ड्रेस टुडे। मतलब प्रीति आज जो है वह नया कपड़ा पहनेगी। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का क्या है, पहला रूप। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि चारों ऑप्शन पे सबसे पहले हम लोग विचार कर लेते हैं, क्योंकि हमको सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। तो पुट आउट का मतलब क्या होता है बाबू, तो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है बाबू, पहनना। और पुट अप का मतलब होता है सहना या बर्दाश्त करना, सहना या बर्दाश्त करना। और पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, प्रीति नया कपड़ा पहनेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुट ऑन। बिल्कुल, प्रीति विल पुट ऑन हर न्यू ड्रेस टुडे। प्रीति आज अपना नया ड्रेस पहनेगी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी के भी ऑप्शन को आप जरूर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि तमाम ऑप्शन काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को हम लोग शॉर्टकट में जो है वह यूके भी बोलते हैं। अब देखिए क्या है, वैसे तो ये देश का नाम है, लेकिन कुछ देश के नाम ऐसे होते हैं जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया। इनके नाम के पहले हम लोग जो है वह द आर्टिकल का क्या करते हैं बाबू, प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द यूएसए, द यूके, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द आर्टिकल का क्या करेंगे हम लोग, प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक्स। देखिए यहाँ पे क्या है, सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, डैश माई मिस्टेक्स, मेरी गलतियों पर। तो देखिए आपको ध्यान देना है कि स्माइल, लाफ, मॉक, जॉक, सरप्राइज, एट समवन या समथिंग, एट समवन या समथिंग। अगर किसी पे हम लोग हंसते हैं, किसी चीज़ पे हंसते हैं, किसी की गलतियों पर हंसते हैं, कोई व्यक्ति पे हंसते हैं, तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है वह एट प्रीपोजिशन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, यानी सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स का मतलब होता है वह मेरी गलतियों पर हंसी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द विंड डैश हैवली स्टर्डे। देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, हैवली का मतलब होता है जोरदार और स्टर्डे मतलब होता है बीता हुआ कल। यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में स्टर्डे है, जो कि पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। अगर किसी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब स्टर्डे रहता तो वो ऑब्वियसली है क्या, वो सिंपल पास्ट में होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो वर्ब आएगा वो पास्ट का कोई वर्ब आएगा, तो यहाँ प्रेजेंट फॉर्म का तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लो का जो है वह इस तरह से वर्ब फॉर्म चलता है, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग तभी होगा जब उसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो, डायरेक्ट तो सब्जेक्ट के बाद होना नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, नहीं होगा। और हेड के बाद हम लोगों का ब्लॉन लगता है, ब्लो तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि बिल्कुल सही है कि नहीं। द विंड वॉज ब्लोइंग हैवली स्टर्डे का मतलब होता है कि हवा जो है वह कल काफी जोरदार तरीके से जो है वह क्या हो रही थी, चल रही थी। यानी कल जिस समय ये बातें कही जा रही थी उस समय ये एक्शन क्या था, जारी था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ विमेन इज कॉल्ड। एक वैसा व्यक्ति जिसके पास महिला जैसा चरित्र हो, महिला जैसा स्वभाव हो,
कोई ऐसा पुरुष जिसका स्वभाव महिला से मिलता जुलता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए क्या है, इंस का मतलब होता है हिजरा, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी है। इफेमिनेट का मतलब होता है अर्धनारी, और यहाँ पर देखिए क्या है, फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी। अब जरा सा समझिए क्या है कि जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो महिला से मिलता जुलता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इफेमिनेट। उसको क्या बोलेंगे बाबू? इफेमिनेट। और बाकी फेमिनिस्ट क्या होता है, नारीवादी क्या होता है कि जो नारी के सपोर्ट में जो है वह लिखने का काम करता है, नारी की बातों को उठाने का काम करता है। और बाकी हिजरा के बारे में आपको पता है। फ्रैल मतलब होता है कमजोर व्यक्ति। फ्रैल मतलब क्या होता है? कमजोर व्यक्ति या दुर्बल व्यक्ति जो होता है, कमजोर या दुर्बल व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फ्रैल बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। देखिए 4 के बाद जब भी आता है ऑब्जेक्टिव केस, एक कंसेप्ट तो यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बाबू? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है, देखिए यहाँ पे कि वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, यानी इस सप्ताह के लिए जो है वह आप हमारे कुत्ते की क्या करेंगे? देखभाल करेंगे। हो सकता है मैं कहीं जा रहा हूँ, आप इस कुत्ते की क्या करें? देखभाल करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो लुक आफ्टर, क्योंकि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है बाबू? देखभाल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि आप हमारी कुत्ते, क्या आप हमारी कुत्ते का देखभाल करेंगे? हम थोड़ा देर के लिए बाहर जा रहे हैं, थोड़ा दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। और लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। लुक इनटू का मतलब क्या होता है बाबू? जांच पड़ताल करना। अब कोई इसमें जांच पड़ताल क्या करेगा जी? और लुकअप का मतलब क्या होता है? खोजना। लुकअप का मतलब क्या होता है? खोजना। जैसे हम बोलते हैं लुकअप ए न्यू वर्ड इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में कोई नया शब्द खोजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड यू लुक आफ्टर माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। क्या आप हमारे कुत्ते का मेरे लिए कम से कम इस सप्ताह भर क्या करेंगे? देखभाल करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स, यहाँ पे एक फ्रेज है, देखिएगा यहाँ पे, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड का मतलब होता है कि सही चीजें करना, ठीक है ना? जो भी करना, क्या करना? सही चीजें करना, बिल्कुल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इसका मतलब होता है सही कार्य करना, सही कार्य करना। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है? सही है। टू डू द राइट थिंग मतलब सही कार्य करना, सही चीज करना। ये याद रखेंगे। इस तरह का जो है वह फ्रेज से भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और मैं फ्रेज का स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। कुछ फ्रेज के वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो स्पेलिंग है आपका हुआ टीडियस। टीडियस का मतलब होता है उबाऊ या थकाऊ। यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो थकाऊ, TEDIOUS, टीडियस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। टीडियस का मतलब होता है उबाऊ या थका देने वाला, चिढ़ उत्पन्न कर देने वाला, बोरिंग जिसको कह सकते हो, ठीक है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है रमेश डैश इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आदमी स्पीच देते देते बिगड़ जाता है, या उसकी स्पीच खराब हो जाती है, वो गुस्सा कर जाता है किसी कारण बस। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब को आना है, उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी वर्ब आएगा तो वर्ब का दूसरा रूप, यानी रमेश जो है वह क्या है? स्पीच के बीच में, भाषण के बीच में जो है वह बिगड़ गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमेश ब्रॉक डाउन इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच का मतलब होता है कि रमेश अपने भाषण के बीच में जो है वह बिगड़ गया, गुस्सा हो गया, आक्रामक हो गया, उसकी स्पीच खराब हो गई, जो कुछ है व्हाटएवर। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है क्या? तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है भड़क जाना, गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, गुस्सा हो जाना, या कोई चीज का खराब हो जाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही सॉ ए स्नेक डैश ही अवॉक। देखिए यहाँ पे ही सॉ ए स्नेक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट है। दूसरा आपका यहाँ भी एक क्लाउज दिख रहा है, ये भी सिंपल पास्ट है। तो दो सिंपल पास्ट है
और देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों काम एक दूसरे के बाद हो रहा है। ही सॉ ए स्नेक, वह एक सांप को देखा, डैश ही अवोक, वह जगा। तो यानी जब वह जगा होगा तभी सांप को देखा होगा। तो यहाँ पे जो है वह जब का अर्थ आ रहा है। तो जब के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 व्हेन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ही सॉ ए स्नेक, वह एक सांप को देखा, व्हेन ही अवोक, जब वह जगा। तो ऐसे भी हम लोगों को याद रखना है कि जब पास्ट टाइम में दो काम हो और एक के बाद दूसरा काम हो तो वो जो है दोनों के दोनों सिंपल पास्ट में होते हैं और हम लोग उसको व्हेन से कनेक्ट करते हैं। जैसे आई ब्रश माई टीथ, मैंने अपना जो है वह मुंह धोया, व्हेन आई गेट अप, जब मैं जगा, या व्हेन आई गोट अप, जब मैं जगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुनना है। अब सही वाक्य को चुनना है तो ध्यान दीजिएगा, इज सी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। देखिए यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है वह हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब इज आगे किया हुआ है और सेंटेंस आपका जो है वह असर्टिव है, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या है कि डू आगे किया हुआ, तो सी के साथ तो डू का प्रयोग हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि सी जो है वह सिंगुलर है और डू क्या प्लुरल है, तो ये भी मिस्टेक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिड सी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। अब इसका मतलब क्या होता है, क्या उसने कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट किया। तो ये सेंटेंस हमको सही लग रहा है। फिर लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, सी पार्टिसिपेट। देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लुरल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिड सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन का मतलब होता है क्या उसने कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको करेक्शन वाला सेंटेंस, करेक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, आसानी से बनेगा। थोड़ा सा क्ल्यू ढूंढना उसमें कि कौन से क्ल्यू के आधार पर हम क्वेश्चन को क्या करें, बनाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट इंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट। एक शब्द है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है बाबू, मना करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और एक चीज और याद रखना है यहाँ से कि प्रोहिबिट के साथ हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार पूछा गया है। अब देखिए प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, मतलब हम किसी को अंदर आने से मना कर दिए, प्रोहिबिट कर दिए, तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, उसका उल्टा। एंटोनिम का मतलब क्या होता है बाबू, उल्टा शब्द, विपरीत अर्थ वाला शब्द जो होता है। तो अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। तो प्रोहिबिट का ऑपोजिट जो होता है वो क्या होता है, वो अलाउ होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आउटलॉ का मतलब होता है खतरनाक, असभ्य जिसको कह सकते हो, असभ्य भी जिसको कह सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, और प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। और आपको ये भी याद रखना है कि प्रिवेंट के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो ये तमाम चीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, माई नीस ड्रॉप्ड डैश बॉटल ऑन द ग्राउंड। माई नीस मेरी भतीजी। अब इसके लिए अगर हमको प्रोनाउन सेलेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, सी। क्या करेंगे बाबू, सी। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आना है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आना है तो यहाँ बॉटल है, बॉटल क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। नाउन के पहले क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये नाउन के पहले जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो अब ध्यान से देखना है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी। सी का जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी हर। अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। माई नीस ड्रॉप्ड हर बॉटल ऑन द ग्राउंड। मेरी भतीजी ने जो है वह अपना बोतल क्या की, जमीन पर गिरा दी। यानी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश योर फादर गॉट ए नाइस कार। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, डैश योर फादर। योर फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या बाबू, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये तो पता है। गॉट ए नाइस कार। अब देखिए यहाँ पे गॉट जो है वह वर्ब का कौन सा रूप है, तीसरा रूप है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गेट का। अब जरा सा समझिए कि भाव के तीसरे रूप का प्रयोग हम लोग जो है वह हैज या हैव या हैड के बाद करते हैं। मोस्टली हैज, हैव, हैड के बाद भाव के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं।
जो भी सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में होता है उसमें हैज, हैव, हैड के बाद हम लोग वर्ब के तीसरे रूप का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप है, यानी निश्चित रूप से यहाँ हैज और हैव में कोई एक आएगा, लेकिन योर फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो हैज आएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से हर एक विकल्प को हम लोग लॉजिकली क्लियर करेंगे कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। आपको एकदम अकबका करके नहीं मारना, पेशेंस के साथ एकदम काम करना है, पूरा धैर्य रखना और वीडियो को देखते रहना है, आपको कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द ऑड वन आउट, इसमें से जो सबसे अलग है उसको चुनना है। और इस तरह का प्रश्न बहुत दफ़ा पूछा गया है और पूछा जा रहा है आजकल, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि ऑड वन आउट, इसमें से जो सबसे अलग है उसको आप चुनिए। तो देखिए ब्लाइंड का मतलब क्या होता है बाबू, अंधा। डीफ का मतलब क्या होता है, बहरा। और ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा। और डम का मतलब क्या होता है, गूंगा। डम का मतलब क्या होता है, गूंगा, गूंगा। और इडियट का मतलब होता है बदतमीज। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सभी जो है वह क्या है कि आपका जो है वह कह सकते हैं हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, और जो आदमी इडियट होता है वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम के कारण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ये किसी अंग का जो है वह डिसेबिलिटी को शो कर रहा है, और ये जो है वह आपका जो है वह यूँ कह सकते हैं कि आपका जो है वह कॉग्निशन स्किल के जो है वह डिसऑर्डर को शो कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। When something is hilarious, it is। हिलेरियस का मतलब क्या होता है बाबू, कहता when something is hilarious। हिलेरियस का मतलब होता है हास्यास्पद। जब कोई चीज़ मजाकिया हो, हास्यास्पद हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई चीज़ मजाकिया हो, कोई चीज़ हास्यास्पद हो, तो उसको हम लोग कहते हैं फनी। नहीं बोलते हैं कि ये जोक है, बहुत फनी था तुम्हारा जोक, या ये वीडियो काफ़ी फ़नी है, मूवी काफ़ी फ़नी है। तो फ़नी का मतलब होता है हास्यास्पद, जिसको देखने के बाद काफ़ी हंसी आए, जिसको देखने के बाद अच्छा लगे, तो फ़नी मतलब हास्यास्पद। स्कैरी का मतलब होता है खतरनाक। स्कैरी का मतलब क्या होता है बाबू, खतरनाक। और सैड का मतलब तो जानते ही हम लोग। ग्रेव का मतलब होता है उदास या दुख भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट। प्रीटी का मतलब क्या होता है, सुंदर। क्या होता है, सुंदर। और इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, वो तेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी इस दोनों सेंटेंस को हम लोगों को कंबाइन करना है। क्या करना है बाबू, कंबाइन करना, यानी कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, दोनों को कंबाइन करना है, जोड़ना है। आइए हम लोग सेंटेंस को जोड़ते हैं। इसके लिए पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। बोथ प्रीटी एंड इंटेलिजेंट दे आर, बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो ना सब्जेक्ट का प्रॉपर ऑर्डर पता है ना वर्ब का। आर दे प्रीटी बट इंटेलिजेंट, यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ना है, इंट्रोगेटिव तो बनाना है नहीं। इंटेलिजेंट दे आर एज वेल एज प्रीटी, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए क्या है, एज वेल एज के साथ, एज वेल एज जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है वह क्या है, एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेंगे, तो यहाँ दोनों अलग अलग है, तो ये भी गड़बड़ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, मतलब वे लोग जो है वह सुंदर हैं और क्या है, तेज हैं। दे आर प्रीटी, वे लोग सुंदर हैं। दे आर इंटेलिजेंट, वे लोग इंटेलिजेंट हैं। इसका मतलब क्या है, वे लोग सुंदर और इंटेलिजेंट हैं, तेज और इंटेलिजेंट हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलो। डू यू स्टिल डैश टू द क्लब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डू लगा हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है, क्लियर। और यहाँ पर जो है वह क्या है, डू पहले लगा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए ये तो सिंगुलर वर्ब है, तो ये तो आपका होने से रहा, और जब सिंपल प्रेजेंट है तो आर बिलोंग का तो कोई जगह ही नहीं बचता है। और यहाँ पर देखिए क्या है, बिलोंगिंग, यहाँ MB4 का तो कोई कंसेप्ट किसी भी शर्त पे नहीं है, क्योंकि सेंटेंस हमारा ऑलरेडी किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो डू यू स्टिल बिलोंग टू द क्लब, कहते क्या आप अभी तक क्लब से ताल्लुकात रखते हैं। और एक बात और हम लोगों को याद रखना है कि बिलोंग के साथ
बिलोंग के साथ टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? बिलोंग के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप निश्चित रूप से क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही विकल्प को चुनना है। अब सही विकल्प को चुनना है, देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस सही है उसको चुनना है। वी हैव टू रीच ऑन द टाइम फॉर द प्ले, वी हैव टू रीच एट द टाइम फॉर प्ले, वी हैव टू रीच एट टाइम फॉर द प्ले, और वी हैव टू रीच एट टाइम टू प्ले। देखिए प्ले कॉमन नाउन है तो उसके पहले दा लगेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑन टाइम होता है, एट टाइम नहीं होता। हम लोग बोलते हैं ना हम लोग ऑन टाइम हैं, तो ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? ए हो जाएगा। इसका मतलब होता है वी हैव टू रीच ऑन द टाइम फॉर द प्ले, हम लोगों को जो है वह नाटक के लिए समय पर पहुँचना होगा, है ना, या समय पर पहुँचना है। वी हैव टू रीच ऑन द टाइम फॉर द प्ले का मतलब होता है हम लोगों को नाटक के लिए समय पर पहुंचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु डैश ऑन द फोन। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि फोन पे कौन है, तो फोन पे कौन है, देखिए यहाँ पे क्या है, WH वर्ड, उसके बाद क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। और देखिए फोन पे कौन है, तो यहाँ प्रेजेंट का जो है वह सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर जो है वह पास्ट का तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग फोन पर तो कोई एक आदमी मोस्टली रहता है, तो इसलिए हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं हु इज ऑन द फोन का मतलब होता है फोन पे कौन है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई कैन नॉट लिव ऑन $500 ए मंथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये $500 ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं, यहाँ पे नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी यहाँ पे हम लोग आर्टिकल के प्रयोग नहीं करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलो। हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट। देखिए एक फ्रेज है यहाँ पे, लिक द डस्ट। लिक द डस्ट का मतलब होता है बेइज्जत कर देना, शर्मिंदा कर देना, ऐसे कह सकते हैं, शर्मिंदा कर देना, बेइज्जत कर देना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि उसका जो रूड बिहेवियर है, रूखा व्यवहार है, विल मेक हिम लीक द डस्ट वन डे, उनको एक दिन जो है वह क्या कर देगा? बेइज्जत कर देगा। उसका जो खड़ूस जैसा व्यवहार है उसको एक दिन क्या कर देगा? बेइज्जत कर देगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गेट ह्यूमिलिएटेड, मतलब होता है शर्मिंदा कर देना या बेइज्जत कर देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है सबको ध्यान से देखिएगा, और कम से कम 2 फ्रेज जो है वह हर साल पूछे जा रहे हैं, इसलिए श्योर शॉट है कि आपको 2024 में भी 2 फ्रेज पूछा ही जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, यानी सभी बीमारियों को जो है वह ठीक करने वाला कोई चीज़, कोई दवा, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई जादू टोना जो सभी बीमारियों को ठीक कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सभी बीमारियों को ठीक करने वाला जो मंत्र तंत्र होता है, जो दवा होता है, उसको पैनेसिया बोलते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो है ना बाबू, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत दफ़ा बहुत जगह पूछा गया है। नारकोटिक्स का मतलब क्या होता है कि वैसी दवा जो नशे के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नशा युक्त दवा। और देखिए यहाँ पे क्या है कि एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है बाबू? तो एंटीसेप्टिक को प्रतिपूर्ति बोलते हैं। प्रतिपूर्ति मतलब ये होता है कि कटे छिले पे जो है वह इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वी डैश फॉरगॉट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों को जो है वह चिकन को फ्रीजर से निकालने के लिए नहीं भूलना चाहिए। अब देखिए आप अगर चिकन को फ्रीजर से निकालने के लिए भूल जाएंगे तो गड़बड़ बात है, तो एकदम याद करके उसको फ्रीजर से क्या कर लेना चाहिए? निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरह से जो है वह कंपल्सन है और ड्यूटी भी है। तो ड्यूटी भी है, कंपल्सन भी है, और एक तरह से जो है वह कह सकते हैं कि एकदम नहीं कि आपको जो है एकदम निकाल लेना है। तो ड्यूटी के साथ साथ कंपल्सन है, कंपल्सन के बाद जो है अवश्य संभावी है। तो
तो इस परिस्थिति में यहाँ पर जो है वह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट नोट का। वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर का मतलब होता है कि हम लोगों को निश्चित रूप से नहीं भूलना चाहिए फ्रीजर से चिकन को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी मस्ट नॉट। और मॉडल से जो है वह बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन मॉडल वर्ब से पूछे जाते हैं। तो जल्दी हम लोग मॉडल वर्ब का वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गॉड हेल्प्स दोज हु डैश देमसेल्व्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो डैश देमसेल्व्स, जो उनकी मदद करता, मतलब भगवान भी उसी की मदद करता है जो दूसरे की मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये हु का प्रयोग जो है वो दोज के लिए किया गया, यानी प्लुरल सेंस में किया गया है। तो प्लुरल सेंस में किया गया तो यहाँ वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर हु का प्रयोग जो है वह सिंगुलर की तरह करते तो हम लोग यहाँ पे हेल्प्स लगाते, लेकिन देखिए यहाँ पे हु का प्रयोग यहाँ दोज के संदर्भ में किया गया, प्लुरल के संदर्भ में किया गया, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, हेल्प लग जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन माई बेडरूम देयर इज अ बेड ए वार्डरोब। अब देखिए क्या है, मेरे बेडरूम में जो है वह क्या है, एक बेड है और वार्डरोब है, दोनों चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ है साथ साथ, ये दोनों को जोड़ना है, तो प्लस करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एंड का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इन माई बेडरूम, मेरे बेडरूम में देयर इज ए बेड एंड वार्डरोब, एक बेड है और दूसरा क्या है, वार्डरोब है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द माउंटेन पिक वॉज डैश अवे दैन सी हैज एक्सपेक्टेड। देखिएगा, द माउंटेन पिक वॉज डैश अवे दैन सी हैड एक्सपेक्टेड। अब देखिए क्या है, माउंटेन की पिक यानी पहाड़ की जो चोटी थी वो काफ़ी दूर था, दैन सी हैड एक्सपेक्टेड, जितना उसने उम्मीद किया था, जितना उसने भरोसा किया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी फार्दर। फार्दर का मतलब क्या होता है बाबू, दूर, और फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे। और इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो एडजेक्टिव में हम लोग सारे चीज़ों को हल करेंगे, बताएंगे आपको कि कहाँ पे फार्दर का उपयोग करना, कहाँ पे फर्दर। फिलहाल इतना जान लेते हैं कि फार्दर का मतलब होता है दूरी में जो ज़्यादा है वहाँ फार्दर का प्रयोग, और अगर कोई बोलते हैं कि आगे जो होगा देखा जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फर्दर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो माउंटेन पिक जो है वह काफ़ी दूर है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फार्दर का प्रयोग करेंगे। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डैश डिड योर कंप्यूटर कोस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोस्ट मतलब कीमत, कीमत मतलब अनकाउंटेबल के अर्थ में। तो हम लोग बोलते हैं हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच डिड योर कंप्यूटर कोस्ट, तुम्हारे कंप्यूटर का कोस्ट कितना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी हाउ मच। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक। अब देखिए यहाँ पे एक तरह से एडवाइस दिया जा रहा है, और एडवाइस दिया जा रहा है तो एडवाइस देने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू, शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक, तुम्हें उसकी हाल की किताब जो है वह क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो जब कभी भी हम लोगों को ऐसा फील हो कि एडवाइस दिया जा रहा तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक, तुमको उसकी हाल की किताबें पढ़नी चाहिए। आगे चलते हैं। समवन इज वेटिंग डैश द लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समवन इज वेटिंग, कोई इंतजार कर रहा है। समवन जो है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये आपको भी पता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, ये भी आपको पता है। समवन इज वेटिंग, कोई इंतजार कर रहा है, डैश द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाहर। तो कोई कहीं इंतजार करता है, घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, लाइब्रेरी के बाहर कोई हमारा इंतजार कर रहा होता है, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब होता है के बाहर। तो समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी का मतलब होता है कि कोई लाइब्रेरी के बाहर आपका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। थ्रू का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई किसी के भीतर हो तो वहाँ पे थ्रू का प्रयोग करते हैं। ऑफ के बारे में जानते हैं। आगे चलते हैं। हेलो इट डैश नाइस टू मीट यू। हम लोग बोलते हैं ना हेलो इट, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है,
तो यहाँ पे कोई वर्ब लगेगा तो सिंगुलर लगेगा, तो पहले तो प्लूरल वर्ब को यहाँ पे अलग कर लेना है। एम का प्रयोग सिर्फ हम लोग आई के साथ करते हैं, तो ये 2 विकल्प हमारे पास पहले ही नहीं है। और देखिए हम लोग ग्रीट कर रहे हैं, हेलो, देखिए, और आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है हम लोग कौन से ऑप्शन का चयन करेंगे, हेलो, इट इज़ नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलो इट इज़ नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही विकल्प को चुनिए। यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक, यू डज, यू के साथ डज नहीं लगेगा, ये गलत है। यू के साथ वॉज नहीं लगेगा, गलत है। और देखिए यहाँ पे क्या, यू के बाद नॉट नहीं आएगा, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माई अंकल ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, was being, will be, is being, has been। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग बोलते हैं कि मेरे अंकल जो है वह मेरे लिए जो है वह सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं, पहले से ही हमको प्रेरित करते रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, माई अंकल हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, माई अंकल हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। मेरे जो है वह अंकल मेरे लिए जो है वह क्या रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, यानी हैज़ बीन। आगे चलते हैं। द केस वॉज पुट डैश द जज। अब देखिए यहाँ पे केस जो है वह जज के समक्ष रखा गया। तो बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई किसी के सामने हो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो जब कोई किसी के समक्ष हो, फेस टू फेस हो, तो वहाँ पे हम लोग जो है वह क्या करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो द केस वाज पुट बिफोर द जज का मतलब होता है कि केस जो है वह जज के समक्ष जो है वह रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माई ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क। देखिए यहाँ पे वेंट है, तो वेंट जो है वह वर्ब है, मेन वर्ब का दूसरा रूप। तो इसके पहले नॉमिनेटिव केस, कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस कौन सा है बाबू, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों गलत हो जाएगा। अब नॉमिनेटिव केस ये है। तो देखिए यहाँ पे माई ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो 231 का फंडा लगाएंगे। तो थर्ड पर्सन के बाद किसका आना है, फर्स्ट पर्सन को आना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आप कह सकते हैं क्या सर यहाँ पे वी तो होगा। तो देखिए क्या है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसको 231 नहीं 223 के हिसाब से सरियाएंगे, 223 के हिसाब से अरेंज करेंगे। और यहाँ माई ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके पास ए आएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। अब देखिए कहा जाता है कि क्या वह ड्रेस तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। मतलब क्या तुमने जो वो ड्रेस खरीदा है वो स्पेशली तुम्हारे लिए बना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही सेड दैट ही माइट बाय अ पेन। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका ही है तो ही रहेगा। अब यहाँ पे सेड है तो पास्ट फॉर्म में हम लोग जाएंगे। तो पास्ट फॉर्म में जाएंगे तो प्रेजेंट वाला सबसे पहले सारे विकल्प को हमको क्या करना है, खत्म कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आस्क्ड तो कभी होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जा नहीं रहा, सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ही है तो ही है, सेड है तो सेड दे दिए, दैट के बदले कॉमा दे दिए। अब देखिए यहाँ पे ही जो चेंज हुआ होगा वो किसके अकॉर्डिंग हुआ होगा, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हुआ होगा। तो यहाँ पे आई होगा, कोई फर्स्ट पर्सन होगा तब ना सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ होगा। यहाँ पे क्या है आई, और मे का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा,
माफ करें, माइट का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो माइट का प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा मे बाय अ पेन। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे बना के चेक कर लो, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ ही, मे का पास्ट केस क्या हो जाएगा, माइट बाय अ पेन। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए आजकल क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में दे देता है, डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कहता है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो विकल्प है उस विकल्प को आप पहले अच्छे से चेक कर लीजिए, 2 विकल्प तो यूं ही कट जाएगा आपका, और बाकी का जो विकल्प बचेगा उसको थोड़ा सा अगर आप मेहनत करें तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना के भी देख सकते हैं, और ऐसे अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा बनाते बनाते तो देख करके बता देंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि एडजेक्टिव चुनना है, तो एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन की विशेषता को बताना। बेबी यहाँ क्या, कॉमन नाउन। अब यहाँ पे देखो क्या है कि गिव दिस चॉकलेट, यह चॉकलेट को दे दो रोते हुए बच्चे को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बच्चा की विशेषता कौन बता रहा है, क्राइंग, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी क्राइंग जो है वह बेबी की क्या बता रहा है, विशेषता को बता रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाउ कैन ही चीट मी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस को क्या करना बाबू, चुनना है। हाउ कैन ही चीट मी, वह मुझे कैसे चीट कर सकता है, वह मुझे कैसे धोखा दे सकता है। मतलब ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि वह मुझे धोखा नहीं दे सकता है, मुझे उस तरह से धोखा नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस। वह मुझे इस प्रकार से धोखा नहीं दे सकता, वह मुझे इस प्रकार से ठग नहीं सकता है। और यहाँ पर देखिए क्या है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। हाउ कैन ही चीट मी, वह मुझे कैसे धोखा दे सकता है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम लोग कि वह मुझे इस तरीके से धोखा नहीं दे सकता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। एक सेंटेंस है, उसको देख करके बताना किस प्रकार का सेंटेंस है। हाउ स्वीट इट स्मेल्स। हाउ स्वीट इट स्मेल्स का मतलब था कितना खूबसूरत यह महकता है, तो कितना खूबसूरत यह महकता है यानी बहुत खूबसूरत महकता है, यानी ये जो है वह क्या है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। क्या है बाबू, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो है वह एक्सप्रेस कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितना खूबसूरत लड़की है, तो वहां पर हम लोग जो है वह क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो है वह एक्सप्रेस कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच। देखिए यहाँ पे क्या है, सी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच। कहते हैं कि जब हम भाषण दे रहे थे और बीच में वो क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया, तो मिडवे का मतलब होता है कि बीच में। सी इंटरप्टेड मी मिडवे थ्रू माई स्पीच, वह जो है जब हम लोग भाषण दे रहे थे तो बीच में जो है वह क्या कर दिया, बीच में वो हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश प्लान्स। देखिए, आई वंडर इफ दे विल चेंज, मुझे आश्चर्य होगा या मैं आश्चर्य प्रकट करता हूं, इफ यदि, दे डैश चेंज प्लान्स, वे लोग अपना प्लान क्या करें, चेंज करें। तो देखिए प्लान्स यहाँ पे नाउन है, इसके पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, सब्जेक्ट दे है, दे के हिसाब से पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो उसके हिसाब से देर हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होगा, इफ दे विल चेंज देयर प्लान्स, यदि वे लोग अपना प्लान क्या करते हैं, बदलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हर्डल। हर्डल का मतलब क्या होता है जी, हर्डल का मतलब होता है रुकावट या बाधा। हर्डल का मतलब क्या होता है, रुकावट या बाधा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब भी होता है रुकावट या बाधा। सस्पिशन का मतलब तो जान ही रहे, अपोजिशन का मतलब भी विरोध होता है, ये भी आपको पता है। आगे चलते हैं। कहता है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर। इंटर मतलब क्या होता है जी, प्रवेश करना। इंटर मतलब क्या होता है, प्रवेश करना, और एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर जाना। तो एंटोनिम का मतलब पता है, तो इंटर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्जिट,
यानी एंटोनिम मतलब क्या होता है, उल्टा सा। क्लियर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। यहाँ पे देखिए लास्ट लगा हुआ रहेगा, सेंटेंस किस में होगा, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर विजिट का जो है वह दूसरा रूप क्या हो जाएगा, विजिटेड। यानी आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने ताजमहल को देखा या ताजमहल देखने गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द काउंसिल मेड इट्स डिसीजन। देखिए यहाँ पे इट्स किसके लिए है, काउंसिल के लिए। और इट का पॉजिटिव केस क्या होगा, इट्स। यानी इट का प्रयोग हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं। ये काउंसिल यहाँ पे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर रहे, इससे पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। और यहाँ मेड जो है वह वर्ब का कौन सा रूप है, तीसरा रूप है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो है वह किसका प्रयोग करेंगे, चूंकि हैज़, हैव, हैड के बाद हम लोग वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं, ये पता हम लोगों को। तो यहाँ पे काउंसिल चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिस साइड इज पैरेलल डैश डैश। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशनल कंसेप्ट है। पैरेलल के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, PARALLEL, पैरेलल टू समथिंग। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी दिस साइड, यह साइड जो है वह उस साइड क्या है, पैरेलल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर। इंटर मतलब प्रवेश करना और एग्जिट मतलब निकास करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी इंटर का अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्जिट। आगे चलिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही उच्चरित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वर्ड हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है स्क्रिप्चर है। स्क्रिप्चर का जो सही स्पेलिंग होता है वो SCRIPTURE। स्क्रिप्चर मतलब होता है धर्म ग्रंथ। स्क्रिप्चर मतलब क्या होता है, वो धर्म ग्रंथ होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जॉन रीड्स इंग्लिश। देखिए यहाँ पे क्या है, जॉन रीड्स इंग्लिश। जॉन अंग्रेजी पढ़ता है। तो जॉन अंग्रेजी पढ़ता है कभी कभी, बोलते हैं ना कभी कभी। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। अप एंड एबव का मतलब होता है क्या, तो अप एंड एबव का मतलब होता है के अतिरिक्त, किसी चीज के अतिरिक्त बोलते हैं ना, इसके अतिरिक्त, यानी इन एडिशन टू के अर्थ में। गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है, लेना देना, आदान प्रदान करना, साझा करना। और नियर एंड नियर का मतलब होता है काफी नजदीक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यानी जॉन जो है वो अंग्रेजी कभी कभी पढ़ता है। और इस तरह के प्रश्न में जब तक आप तमाम विकल्प के जो है वो अर्थ नहीं जानेंगे, उनके मीनिंग को नहीं जानेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसे मैं तमाम इस तरह के प्रश्नों को कलेक्ट करके कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचा दूं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वी शैल गेट वेट इफ। देखिए यहाँ पे वी शैल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे इफ। अब ये प्रिंसिपल क्लाउज है और प्रिंसिपल क्लाउज सिंपल फ्यूचर में है। अब यहाँ से देखिए क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज शुरू होगा, तो ये किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। किस में होगा बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो कहता है क्या, ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। वी शैल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे इफ, यदि, इट यहाँ पे छूटा हुआ है, इफ इट रेन्स, यदि क्या होती है, बारिश होती है। तो वी शैल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे इफ इट रेन्स, यदि क्या होती है, बारिश होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलो। द वुमन इज स्टैंडिंग डैश द डोर। देखिए यहाँ पे कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो दरवाजे पर यही कोई 5 मीटर के रेंज में होगा। तो देखिए कोई दरवाजे या घर के
5 मीटर के आसपास के या इसी दूरी के आसपास कोई खड़ा होता तो वहाँ पे एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एट द डोर, ही इज एट द डोर का मतलब होता है वह दरवाजे पर खड़ा है। तो यहाँ पे डोर के साथ हम लोग एट प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द वुमेन इज स्टैंडिंग एट द डोर का मतलब होता है महिला दरवाजे पर क्या है, खड़ी है। आगे चलो, कहता वी वुड नॉट बी लेट, यहाँ पे क्वेश्चन टैग लेना है बाबू, क्या लेना है, क्वेश्चन टैग। और वांट जो होता है वो विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। अब सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, वर्ब क्या है, विल, तो ले लो यहाँ पे क्या है, विल, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो ले लो यहाँ पे क्या है, वी, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी विल, वी। क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट मी, देखिए अभी बताया लाफ्ड के साथ क्या लगता है, एट, और यहाँ पे जो है हुआ आपको सही विकल्प का चयन करना है। ये आपका देखिए क्या है, ये आपका वॉइस का क्वेश्चन है। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट मी, सारे लड़के मुझ पर हंसे। अब इसका देखिए क्या है, पैसिव फॉर्म चुनिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माफ करें, ऑल द बॉय लाफ्ड एट हिम, यहाँ पर देखिए क्या है, हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, चूंकि सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका पैसिव केस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम, यहाँ पे देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग, दी का प्रयोग, ये तो सबको पता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द टीचर सेड टू रमेश, शिक्षक ने रमेश से कहा, डू इट एट वंस, इसे एक बार में करो। यानी यहाँ पर देखिए क्या है, एक तरह का क्या है, ऑर्डर है, एक तरह का क्या है बाबू, ऑर्डर। डू इट एट वंस का मतलब इसे एक बार में करो, तुरंत करो, अभी के अभी करो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का जो है वह सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, तो द टीचर, सी टू को किस में बदल देंगे, क्योंकि सेंटेंस ऑर्डर में तो ऑर्डर्ड, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू, और टू के बाद जो है वह बाकी आपको क्या करना, उतार देना। टू डू इट एट वंस का मतलब होता है इसे एक बार में करो, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है क्या, विरोधी। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है बाबू, विरोधी, प्रतिकूल। तो जो विरोधी नहीं है वो क्या होगा, दोस्ताना होगा। तो इसका जो है वो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बाबू, फ्रेंडली। जो विरोधी नहीं है वो क्या होगा, दोस्ताना होगा, फ्रेंडली होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और साइनो एंटोनिम्स का भी जो है वह आप देख चुके हैं कि अभी तक जो है वह कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 सीनो 2 एंटोनिम्स, लगभग 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो सीनो एंटोनिम का भी वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे हम आपके बीच। चलते हैं आगे। इज वेरी डैश इन कैलकुलेशन, वह जो है वह कैलकुलेशन में कोई भी चीज़ को जोड़ने घटाने में बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है। तो हम लोग बोलते हैं कि उसका जो ब्रेन जो है वह कंप्यूटर के जैसा काफ़ी तेज़ी से कैलकुलेट कर लेता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी इज़ वेरी क्विक इन कैलकुलेशंस, वह कोई भी चीज़ की गणना करने में बहुत तेज़ है, गिनने में बहुत तेज़ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। कहता है दे डैश रंग बैक 8, देखिए यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब का तीसरा रूप है, तो वर्ब का तीसरा रूप है तो इसके पहले हैज हैव लगेगा। अब दे क्या है, प्लूरल, तो दे क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस आप समझिए, यहाँ पे 8 लगा हुआ है। 8 का मतलब होता है तो भी, फिर भी, और 8 जहाँ पे रहता है उस सेंटेंस को हम लोग क्या समझेंगे कि वो निश्चित रूप से क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दे हैव नॉट रंग बैक 8, उसने अभी तक जो है वह वापस रिंग नहीं किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बुक के क्वेश्चन आ रहे हैं और काफ़ी हल्के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए एक बार फटाफट आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपको कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट करके भी बताइए। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ
यहाँ पे देखिए मेड छूटा हुआ है, मेड लाइफ मच प्लेजेंट, यानी देखिए टेमिंग मतलब होता है पालतू बनाना, और पालतू लोग किसको बनाता है, डोमेस्टिक एनिमल को बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट, यानी घरेलू जानवरों को जो पालतू बनाने का जो प्रक्रिया है वो जीवन को बहुत क्या बना दिया, आनंददायी बना दिया। क्योंकि देखिए क्या, रोबस्ट का मतलब होता है असभ्य, एकदम जो है वह असभ्य, जिसके पास सभ्यता ना हो। वाइल्ड मतलब जंगली होता है, और वीक मतलब कमज़ोर होता है। ना ही कोई कमज़ोर जानवर को पालतू बनाएगा, ना ही कोई जंगली जानवर को पालतू बनाएगा, ना ही कोई असभ्य जानवर को बनाएगा। तो स्वाभाविक है कि जो घरेलू जानवर है, जो घर में रहने लायक है, उसी को हम लोग क्या बनाते हैं, पालतू बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं वन डे सेवई फाउंड ए पिकुलियर गॉड एट द शॉप विच कोस्टेड हिम। एक दिन सेवई को एक बहुत ही पिकुलियर गॉड मिला, और ये गॉड जो है वो 5 इंच का था। कितने इंच का था वो, 5 इंच का जो पिकुलियर गॉड मिला सेवई को, उसकी कीमत कितनी थी, तो उसकी कीमत जो है वो 10 सेंट थी। कितनी सेंट थी बाबू, 10 सेंट, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो सेवई है वो किस चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है, तो ये द आर्टिस्ट चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है। किसका बाबू, द आर्टिस्ट चैप्टर का, ये याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है व्हेन अ बेबी इज बॉर्न इट इज एन ऑकेजन ऑफ जॉय फॉर। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये जो अवसर होता है वो आनंद का अवसर होता है। किसके लिए आनंद का अवसर होता है, माँ के लिए, फादर के लिए, स्ट्रेंजर्स अजनबियों के लिए। भैया सिर्फ माँ खुश होगा, पापा खुश नहीं होंगे, सिर्फ पापा खुश होंगे, मम्मा खुश नहीं होगी, अजनबी को इससे क्या लेना देना है। इसका मतलब यह है कि अगर बच्चों का जन्म होता तो पूरा परिवार खुश होता है, सारे घर में खुशियां आती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज एन ऑकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर टू सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ। देखिए कोई भी जो है वह व्यापक पैमाने पर बिकने वाली अखबारें या जिसका सर्कुलेशन लार्ज हो, जो बड़े पैमाने पर बिकती हैं, बहुत लोगों तक पहुंचती है, वो पब्लिक ओपिनियन को सपोर्ट नहीं करता, यानी लोगों के जो है वह बातों को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम नहीं करता, लोकहित की बात नहीं करता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसको अपने रिवेन्यू के लिए जो है वह एडवर्टीजमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अब जो एडवर्टाइजर चाहेगा उसी तरह का अखबार खबर छापेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर टू सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर। यानी एडवर्टाइजर के निहित स्वार्थ के कारण जो है वह कोई भी अखबार वाला, दैनिक अखबार वाला हो या जो भी अखबारें हों, वह पब्लिक हित को सपोर्ट नहीं करती। आगे चलिए, कहता व्हाट इज द, माफ करें, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, गांधी जी के हिसाब से मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वह मटेरियल यानी भौतिकवाद की पूजा है, भौतिकवाद की, मटेरियल वर्शिप है। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वह क्या है बाबू, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन मटेरियल वर्शिप है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अर्लियर ही कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हैड सर्व्ड एज, किस रूप में सेवा दिए थे, किस रूप में कार्य किए थे, तो उन्होंने जो है वह बिहार के गवर्नर के रूप में काम किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द गवर्नर ऑफ बिहार। गवर्नर का स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो अर्लियर ही यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो किस रूप में सेवा दिए थे, तो दिए थे गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में। उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, कब बने, 1967 1967 में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ये याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ये जो गिवन ऑप्शंस हैं, इन गिवन ऑप्शंस में किन्होंने जो है वह अहिंसक संघर्ष की वकालत की। तो अहिंसक संघर्ष की वकालत किसने किया था बाबू, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्योंकि ये गांधी जी से प्रभावित थे।
और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह अहिंसक आंदोलन की जो है वह क्या किए थे, लोगों से गुजारिश किए थे कि हिंसा वाला आंदोलन नहीं होना चाहिए। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज़ कब मिलता है? 1964 में, 1964 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है इसके लेखक कौन है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक जो है वह खुद पोएट ही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द पोएट हिमसेल्फ। और इसके जो लेखक रहते हैं वो कौन रहते हैं? वॉल्ट विटमैन। कौन रहते हैं बाबू? वॉल्ट विटमैन। और यह अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यानी अमेरिकन पोएट रहते हैं। क्या रहते हैं? अमेरिकन पोएट। और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है लिप्स ऑफ ग्रास, ये याद रखिएगा। एक और रचना इनकी ड्रम टैप्स, ये बहुत बार पूछा गया है। लिप्स ऑफ ग्रास खास करके आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। वॉल्ट विटमैन कहाँ के पोएट हैं? अमेरिकन पोएट हैं, है ना, आपको ये भी ध्यान रखना, अमेरिकन पोएट हैं। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन हो गया? वॉल्ट विटमैन हो गया। और इसमें जो है वह पोएट जो है वह खुद कविता लिख रहे हैं। आगे चलते हैं। फॉर ऑर्डेन पोएट्री वॉज ए, ये जो W.H. ऑर्डेन है इनके लिए कविता क्या है? तो पोएट्री जो है वह इनके लिए एक सीरियस गेम है, यानी W.H. ऑर्डेन जो है वह काफ़ी सीरियस होकर के पोएम लिखने का काम करते हैं और काफ़ी जो है वह सोच समझ के, सोच विचार के उसमें कंटेंट डालने का काम करते हैं। तो पोएट्री इनके लिए एक सीरियस गेम है। किन के लिए? W.H. ऑर्डेन के लिए। और W.H. ऑर्डेन ने कौन सा पोएम लिखा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है? W.H. ऑर्डेन। और W.H. ऑर्डेन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, यानी इंग्लिश पोएट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है किट्स वाज डैश पोएट। अब देखिए, जॉन किट्स जो है वह रोमांटिक पोएट। कैसे पोएट है बाबू? रोमांटिक पोएट है। जॉन किट्स क्या है? रोमांटिक पोएट है। और आपको याद रखना है लैमिया और हाइपेरियन इनकी रचना है जॉन किट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलो। वॉल्टर डिलामेर, इनको चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको आप दिमाग में रखेंगे। और इन्होंने जो रचना करी उसका नाम है एन एपिटैफ, ये भी याद रखना है, एन एपिटैफ, वॉल्टर डिलामेर। और वॉल्टर डिलामेर बिलोंग टू, वॉल्टर डिलामेर किस एरा से बिलोंग करते थे? वैसे इनका जन्म तो 19th सेंचुरी में होता, लेकिन इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो 20th सेंचुरी में आई। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये 20th सेंचुरी के क्या है? पोएट हैं। 20वीं शताब्दी के क्या हैं? पोएट हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कमला दास हैज़ अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। कमला दास जो है वह क्या है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, और माई ग्रैंड मदर्स हाउस की लेखिका कौन है? कमला दास। और कमला दास इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में काफ़ी प्रोफिशिएंट थी, काफ़ी दक्ष थी। तो इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में इन्होंने रचनाएं लिखने का काम करी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना कि कमला दास जो कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस के पोएटिस हैं, और ये जो है वह इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में जो है वह अपनी जो है रचना लिखने का काम की है। आगे चलते हैं। द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, कौन अपने जो है वह समाप्ति को, अपने अंत को भूल जाता है? तो ये लाइन जो है वह ये जो आपका लिया गया लाइन है ये फायरहाइम से लिया गया है। किससे लिया गया बाबू? फायरहाइम से। और फायरहाइम में पोएट कह रहे हैं कि वो जो है वह इंसान की अधजली उंगलियों को छोड़ देता है, शायद वो अपना जो है वह डेड क्या हो रहा? भूल रहा है। फायरहाइम जो है वह केकीएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, केकीएन दारूवाला के द्वारा। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड। आगे चलिए। द सोल्जर इज ए डैश पोएम। द सोल्जर जो है वह क्या है बाबू? तो एक वार पोएम है। सोल्जर क्या है बाबू? एक वार पोएम है। और ये जो वार पोएम है इसके लेखक हैं आपका रूपर्ट ब्रूक। क्या है? रूपर्ट ब्रूक।
और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। इनको वार पोएट के रूप में भी जाना जाता है, ये भी जान लीजिए, इनको वार पोएट के रूप में भी जाना जाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को क्या कहा जाता है? तो मैकेविटी जो है वह एकदम क्राइम करने में एक्सपर्ट है, क्राइम का नेपोलियन है, और उसको जो है वह हिडन पाव कहा गया है। मैकेविटी को क्या कहा गया बाबू? हिडन पाव। यानी एकदम समझिए कि छुपे रुस्तम है मैकेविटी। क्राइम कर देता है, अपने जगह से गायब हो जाता है, पुलिस उसको ढूंढते रह जाती है, वो मिलता नहीं है और कोई सबूत भी नहीं छोड़ता, इसलिए उसको हिडन पाव कहा गया है। आगे, द टर्म कॉन्सील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर, एक शब्द है कॉन्सील्ड। कॉन्सील्ड का मतलब होता है छुपा करके रखना। कॉन्सील्ड का मतलब क्या होता है बाबू? छुपा करके रखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? हिडन। क्या होगा? हिडन मतलब होता है छुपा करके रखना, दबा करके रखना। तो कॉन्सील्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हिडन। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। डिसअपियर्ड का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमयी, और अब्सेंट मतलब क्या होता है? अनुपस्थित। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। टी.एस. इलियट को 1948 में नोबेल प्राइज मिला, ये याद रखना। मैं जो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है कम समय में आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। मैकेविटी जो है वह क्राइम का नेपोलियन है। और मैकेविटी रहती क्या है? तो मैकेविटी एक कैट रहती है। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है मैकेविटी रहती क्या है? तो मैकेविटी एक कैट रहती है, और मैकेविटी जो है वह क्राइम का क्या होता है? नेपोलियन होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु कंपोज द पोएम फायरहाइम। फायरहाइम के लेखक कौन है? तो फायरहाइम के लेखक जो है वह के.एन. दारूवाला है। के.एन. दारूवाला या के.एन. दारूवाला आप बोल सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और ये के.एन. दारूवाला जो है वह जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ये भी पूछा जाता है कि के.एन. दारूवाला किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं? जोरोस्ट्रियन रिलीजन। और ये जो है वह क्या होता है? फायर वर्शिपर ग्रुप होता है। फायर वर्शिपर्स ग्रुप होता है। ये अग्नि पूजक वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट। किस देश में जो है वह काले रंग के सांप को जो है वह इनोसेंट माना जाता है? तो इटली। कहाँ बाबू? इटली। इटली में एक जगह है सिसिली, एक जगह है इटली में सिसिली। वहाँ पे लोग जो है वह क्या करते हैं कि काले रंग के स्नेक को जो है वह इनोसेंट मानते हैं, निर्दोष मानते हैं। इस तरह का सांप जो है वह पॉइजनस नहीं होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए। नानू काका बिफोर ही स्पॉक। अब नानू काका बोलने से पहले क्या करते हैं? तो नानू काका बोलने से पहले एक चुटकी सूंघनी लेते हैं, पिंच ऑफ स्नफ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि नानू काका बोलने से पहले जो है वह कुछ स्नफ लेते हैं। तो इनहेल्ड सम स्नफ, नानू काका इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक। बोलने से पहले वो जो है वह क्या करते हैं? अपना चुनौती निकालते हैं, उससे जो है वह कुछ स्नफ जो है वह क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, लेते हैं। आगे चलिएगा। 100 years later, the Negro is still dash in the corner of American society. 100 साल बाद भी जो है वह निग्रो आज भी अमेरिकन समाज में जो है वह खुद को पिछड़ा महसूस कर रहा है, खुद को जो है वह घसीटा पसीटा महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेजिंग। यानी 100 years later, 100 वर्ष बाद, द निग्रो इज स्टिल लैंग्वेजिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। 100 वर्ष बाद भी आज भी निग्रो अमेरिकन समाज में जो हुआ पिछड़ा हुआ, दबा है, कुचला है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेजिंग, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज, ये लाइन जो है आ चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है, पूछा गया है, ए चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज, जितने भी प्रकार की तकनीकी परिवर्तनें हो रही हैं उसका कारण क्या हो रहा है? उसके कारण क्या हो रहा? तो उसके कारण जो है वह क्या हो रहा है बाबू? तो वो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? सोशल प्रॉब्लम। जितना भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो रहा है ये एक तरह से सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे फ़ोन ही देख लेते हैं,
तो फ़ोन क्या है कि अगर ये परिवर्तन है तो हम लोग सोसाइटी में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो ये सोशल इश्यूज को क्रिएट कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉजेज सोशल प्रॉब्लम। आगे देखिएगा, जॉन डनी थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डनी मेटाफिजिकल पोइट है, बस इतना सा याद रखिएगा, मेटाफिजिकल पोइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेटाफिजिकल पोइट के रूप में किन्हें जानते हैं, तो जॉन डनी मेटाफिजिकल पोइट है और इनके हिसाब से जो है वह डेथ इज सर्टेन, मृत्यु जो है वह क्या है, निश्चित है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहते हैं चौसर एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ डैश पीरियड। चौसर और लैंगलैंड ये दो बड़े फेमस राइटर हुआ करते थे और ये जो है वह मिडिल इंग्लिश पीरियड के बड़े फेमस राइटर हुआ करते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चौसर और लैंगलैंड जो है, विलियम लैंगलैंड, ये किस एरा के पोएट थे और किस पीरियड के थे, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु रोट मैक फ्लैकनो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक पुस्तक है जिसका नाम है मैक फ्लैकनो और ये जो है जॉन ड्राइडन ने जो है वह पुस्तक लिखी है मैक फ्लैकनो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश उसको क्या कहा जाने लगा, तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को जो है वह बाद में कहा जाने लगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच को जो है वह बाद में क्या कहा जाने लगा, तो उसको बाद में रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से क्या किया जाने लगा, जाना जाने लगा। आगे चलिएगा। इंग्लिश डेवलपमेंट इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पे इंग्लिश डेवलपमेंट इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड क्यूंस इंग्लिश, यानी इंग्लिश को जो है वह क्यूंस इंग्लिश के तर्ज पे जो है वह क्या किया गया, डेवलप किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिएगा। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक वाल्ट विटमैन है और उन्होंने ही कहा है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं मानता हूँ, आपको भी वैसा सोचना चाहिए, आपको भी वैसा मानना चाहिए। आगे चलिएगा। ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर दैन। कहते हैं कि मानव का जीवन जो है वह बेहतर नहीं है। किससे बेहतर नहीं है, मौत से बेहतर नहीं है ना। लेखक का ऐसा मानना है कि मानव का जीवन जो है वह मौत से बेहतर नहीं है। यानी जॉन डनी महोदय का ऐसा मानना है कि मानव का जीवन जो है वह मौत से बेहतर नहीं है। आगे चलिएगा। किंग लीर जो है वह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, तो सबसे पहले तो ये याद रखना। और किंग लीर जो है वह क्या है बाबू, तो ये ट्रेजेडी है। क्या है, ट्रेजेडी है। और ट्रेजेडी जो है वह क्या होता है, वह ऐसा स्टोरी होता है जिसका अंत दुखद हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी। और जिसका अंत सुखद हो उसको क्या बोलते हैं, कॉमेडी। और जिसमें दुख और सुख दोनों, उसको ट्रेजिक कॉमेडी बोलते हैं। बट किंग लीर क्या है, ट्रेजेडी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलिएगा। इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ डैश द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंजेस। यानी 20वीं शताब्दी के कुछ दशकों में जो है वह अंग्रेजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी 20वीं शताब्दी के कुछ दशकों में अंग्रेजी में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे सुधार हुए, बहुत सारे वोकैब्स इंप्लीमेंट किए गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिस्टर स्टेफन चुबुकोव इज ए। देखिए ये जो है ना, अ मैरिज प्रपोजल जो है, अ मैरिज प्रपोजल जो कि एक कॉमेडी है, और ये जो कॉमेडी है उसी का एक कैरेक्टर है स्टेफन चुबुकोव। और ये लैंड ऑनर होता है। क्या होता है बाबू, लैंड ऑनर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेंजेज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज। बेंजे के माता पिता ने एक सेरेमनी का आयोजन किया, एक उत्सव का आयोजन किया जब वो कितने साल का हो गया, तो बेंजे जब 21 साल का हो गया, 21 ईयर्स ओल्ड, तब बेंजे के माता पिता ने जो है हुआ क्या किया, एक सेरेमनी का आयोजन किया। बेंजे किस चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है जी, तो ये द अर्थ का चीफ कैरेक्टर है। और इसके पिता का नाम क्या रहता है, फादर इसके कौन रहते हैं,
तो फादर रहता जॉनसन, और जॉनसन क्या रहता, तो एक टेनेंट फार्मर रहता, टेनेंट फार्मर रहता है। और द अर्थ कहानी के लेखक कौन है, H.E. बेट्स है, और H.E. बेट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। तो इस तरह से हम लोगों को याद रखना, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एक सारे 7 स्लाइड में आ जाता है। आगे चलिएगा, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बास। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या था। भैया जानवर को पालतू बनाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या रहेगा, एग्रीकल्चर का खोज होना। जब एग्रीकल्चर का खोज होगा, कृषि रहेगा, तब ना हम लोग जानवर को रख सकते हैं। खाली जानवर को रखेंगे उसको खिलाने के लिए रहेगा नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इवन मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बास। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से यानी जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन था, तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का खोज। आगे चलिएगा, क्या कहता है, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा, तो कैंटरबरी टेल्स जो है वह जियोफ्राय चौसर ने लिखा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिएगा, डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, किसको संसार की खिड़की कहा जाता है, तो संसार की खिड़की जो है वह किसको कहा जाता है, इंग्लिश को, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम। मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत जो होती है ना बाबू 1500 से अभी तक का जो पीरियड है, 1500 AD के बाद हम लोग मानते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत मानी जाती है 1500 इंग्लिश तक। और हमारा जो मिडिल इंग्लिश है, ये हमारा मिडिल इंग्लिश 1066 से लेकर के 1450 या 1500 तक कह सकते हैं का जो काल रहता है वो क्या है, वो मिडिल इंग्लिश पीरियड का काल है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पर्ल एस बक, व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। पर्ल एस बक, और इन्होंने एक ट्रैवलर लिखा, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई। ट्रैवलर्स आई, और इसमें जो है उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को कौन सा लेसन सिखाया है। तो भारत ने दुनिया को जो है वह कौन सा लेसन सिखाया, तो भारत में अहिंसा काफ़ी प्रचलित है, तो द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, यानी भारत ने दुनिया को जो है वह अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये मैराथन सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा, आप बहुत कुछ सीखे हैं। तो आप ज़रूर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।